साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं जहां पर कई फंडामेंटल्स जो है इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी डिवोर्सी महिला को ले आए घर में बहू बना के या पत्नी बना के, और वो पहले पति से मेंटेनेंस ले चुकी है, लमसम खुद के लिए भी, और अगर बच्चा है तो उसके लिए भी, और उसके बाद भी वो क्लेम करती है मेंटेनेंस आपसे, तो क्या फेट होगा? नंबर 2, अगर पत्नी कमा रही है और उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया है तो क्या फेट होगा? और नंबर 3, हस्बैंड की लाइबिलिटीज क्या है टू पे द मेंटेनेंस, और अगर हस्बैंड कोर्ट के सामने ये लिख के देता है कि मेंटेनेंस में पे कर दूंगा, और उसके बावजूद भी अगर वाइफ फैक्ट छुपा लेती है अपनी इनकम का या अपनी असेट्स का, तो उस सिनेरियो में मेंटेनेंस का फेट क्या होगा? ये सब बड़ी ही गंभीर बातें हैं, विचारणीय बिंदु हैं, और ये ऐसे बिंदु हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिसमें रिसेंटली एडजुडिकेट किया है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो पूरा मामला क्या है ये आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को जो है लिखाऊंगा, ताकि आप अपने केस में इन पॉइंट्स को अप्लाई करके निश्चित तौर पर एक इफेक्टिव आर्गुमेंट प्रिपेयर करके अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट के समक्ष रख सकें। तो साथियों, सबसे पहले आप नोट कीजिए जजमेंट का नाम। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसका टाइटल है अनीश, ANISH वर्सेस किरण। जजमेंट है 1 दिसंबर 2023 का, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का। तो बेसिक डिटेल्स जो है मैंने आपको नोट करा दी है। चले हम आगे। अब यहां पर आप एक चीज नोट कर लीजिए, क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन नंबर है 298/2023, जो कि इस केस में एक केस नंबर है जो कि अलॉट किया गया है, जिसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर रिवीजन जो है फाइल हुई है एज पर सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी विद सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। और यहाँ पर जो प्रेयर है कंसर्न पिटिशनर की कि जो इम्प्यून ऑर्डर्स हैं ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ अपील, उसको सेट असाइड किया जाए। मामला क्या है कि जो रेस्पोंडेंट वाइफ है, इसने एक केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस का कि भाई मुझको जो है मेंटेनेंस चाहिए मेरे पति से। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका कहना यह है कि मेरे साथ जो है एट्रोसिटीज हुई है, क्रुएल्टीज हुई है, और मुझे धक्के मार के जो है घर से बाहर निकाल दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कंसीड था, कि जो रेस्पोंडेंट वाइफ है, इसकी प्रीवियस मैरिज जो है वो हो रखी है, जिससे उसको एक डॉटर है, और ये मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अल्टीमेटली डिवोर्स जो है यहाँ पर ग्रांट हुआ। उसके बाद जो कंसर्न पिटिशनर है, ये संपर्क में आए रेस्पोंडेंट से, इनके बीच अफेयर्स डेवलप हुए एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एक मैरिज सोलेमनाइज हुई। यहाँ पर कहना यह है रेस्पोंडेंट का या वाइफ का कि मेरे पति जो है वो अवैध संबंधों में है किसी महिला से। ये बात जो है मेरी जानकारी में आई तो मैं इसको सहती रही, मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ। रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू रहे, जिसके चलते मेरा वैवाहिक जीवन जो है बर्बाद हो गया। बट मैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर और अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर जो है वो चुप रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद इन लोगों ने डाउरी डिमांड भी करना जो है शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि मुझे डर था कि मैं पहले जो है डिवोर्स ले चुकी हूँ, वापस से मेरा जो है डिवोर्स ना हो जाए, तो सब कुछ मैं सहन करती रही। पर मेरे पति ने लिबर्टीज का जो है मिसयूज किया, मेरी लाइफ को वर्स कर दिया, और अल्टीमेटली अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए मेरी लाइफ को इस तरह से बना दिया जिसको मैं कहूंगी नर्क में जीवन। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने लिखा है कि मेरा पति मुझे मारता पीटता भी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेली एक्सपेंसेस के लिए मुझे पैसे भी नहीं देता था, और मेरे पति ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। जब मैंने डिवोर्स नहीं दिया तो अल्टीमेटली मुझे घर से जो है बाहर निकाल दिया गया। अब मैं दर दर के ठोकर खाने में मजबूर हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रही हूं, और मुझे रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाए। साथियों, लगभग लगभग ऐसी स्टोरी आप सबके केस में है, बट इतना सा फर्क यहाँ पर है कि यहाँ पर एक लड़की जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसका बच्चा है प्रीवियस मैरिज से, वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, उसने रीमैरिज करी, पुनः विवाह। उस स्नैरियो में उसका कहना यह है कि मेरा पति जो है अब्यूज करता है, मुझे मारता पीटता है, दहेज की मांग करता है, उसके अवैध संबंध है, पर इसको लेकर कोई एविडेंस फाइल में नहीं है। उसका अल्टीमेट ये कहना है कि मेरा पति जो मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है, अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहा है। अगर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, मुझे मेरे हक व अधिकार जो कानून में नहीं दिलाए गए, तो अल्टीमेटली मुझ जैसी कई महिलाओं का जीवन जो बर्बाद हो रहा है, वो एक क्वेश्चन मार्क उनके जीवन में जो है खड़ा हो जाएगा कि लड़के आपका मिसयूज करते रहेंगे और आप जो है सहते रहो, और अल्टीमेटली जब ये चाहे घर से बाहर निकालते, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेज। तो कितना बड़ा क्लेवर प्ले है कि इमोशनल एंगल से भी कोर्ट को हिट किया गया, लीगल एंगल से भी हिट किया गया,
फैक्चुअल एंगल से भी हिट किया गया और कोर्ट ऐसी भावनात्मक पिटिशंस में बहकर आपको जो है वो नोटिस जारी करता है और ये कहता है कि यू आर लायबल टू पे मिस्टर एंड यू आर सपोज टू फाइल द रिप्लाई, और आपने इस लेडी का जीवन जो है वो नरक में कर दिया है। जरा सोचिए कि ऐसी फ्राइवोलस कंप्लेंट को वेरीफाई करने की बजाय सीधा समन्स जारी करता है कोर्ट, जो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कि काउंटर चेक करे कि एलिगेशंस क्या है और उसके सपोर्ट में सब्सटेंस क्या है। अगर रूटीन में समन्स जारी हो रहे हैं केवल दो लाइन लिख के कि इश्यू नोटिस, तो ये अपने आप में गलत है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इंद्रजीत सिंह यादव के मामले में ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी आदेश अगर कोर्ट कर रहा है, इट शुड बी अ जुडिशियल ऑर्डर एंड सपोर्टेड बाय रीजंस। अगर रीजंस नहीं है तो ऐसा ऑर्डर चलने योग्य भी नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में समन्स जारी हो रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे जाके चैलेंज कर दो, ये लिखते हुए कि विदाउट सब्सटेंस हमको नोटिस आए कैसे, क्योंकि सपोर्टिंग एविडेंस जब तक नहीं है तो केस चलेगा कैसे, ये याद रखो। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी की मूलभूत भावना को याद रखो कि देयर शुड बी अ कॉजल एक्शन। आज कोई कहता है साहब मुझे मारा पीटा गया या दहेज की मांग कर रहे हैं या मुझे हैरेस कर रहे हैं, बट व्हाट आर द एविडेंसेस, देयर इज नथिंग। और कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के लंबे टाइम बाद एफआईआर कटती है या डोमेस्टिक वायलेंस के मामले कटते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। उनका कहना यह है कि जो पिटिशंस आ रही हैं अगर सब्सटेंस नहीं है, एलिगेशन जनरल है और फ्राइवोलस है, इस सिनेरियो में ऐसी कंप्लेंट्स को चलने योग्य नहीं माना जा सकता। तो जब गाइडलाइंस बनाई है हमारे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, तो वहां पर ये गाइडलाइंस फॉलो क्यों नहीं होती है? ना हम बोलते हैं ना वो करने में इच्छुक है। तो आप बोलिए खारिज तो करेंगे, इससे क्या बिगड़ेगा? जाइए सेशंस कोर्ट में, दोबारा जाइए सुप्रीम कोर्ट तक और निश्चित मानिएगा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हाई कोर्ट तक गए हैं, इन्हीं बिंदुओं को लेकर ट्रायल कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिला है। क्योंकि साथियों जब हम पॉइंट को रेस करते हैं तो कोर्ट को एक एक मटेरियल को जो है देखना होता है और किस तरह से वो ऑर्डर इश्यू है इसको भी जो है देखना होता है। तो माय सबमिशन इज दैट कि ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस एंड इवन एनी ऑर्डर कैन नॉट बी पास इन द रूटीन मैनर। ठीक है। अब साथियों इस मामले में लड़की ने जो है एफआईआर भी कटाई, अल्टीमेटली कंसर्न कोर्ट से एफआईआर स्टे भी रही और उसके बाद ये मैटर जो है डिसमिस भी हुआ बाय द कंसर्न इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि ये जो लड़की है इसने डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल कर दिया, इसने इंटरिम की अर्जी फाइल कर दी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो है इस केस में इंटरिम के ऑर्डर कर दिया। मामला जो है सेशंस कोर्ट में गया तो खर्चे को जो है बढ़ा दिया गया। इट मींस 45,000 रुपए वाइफ को देने के ऑर्डर हुए और 55,000 रुपए बेटी को देने के जो है ऑर्डर हुए। अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट में गए। इन द मीनवाइल जो है इन्होंने ट्रांसफर पिटीशन में मूव करी, मींस मैं बात कर रहा हूं हस्बैंड की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ कर दिया, बट इसमें एक गलती इनसे रह गई कि इनके कंसर्न काउंसिल ने ये एडमिट करा कि हम मेंटेनेंस वाइफ को जो है देने को तैयार है। ये बात बाद में बहुत घातक साबित हुई इनके लिए। साथियों फिर इन्होंने जो पिटीशन थी 400 में से सीआरपीसी की उसको जो है विड्रॉ कर लिया क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन जो है वो अलाउड हो चुकी थी। फिर मामला जो है वापस से कम बैक हुआ दिल्ली कोर्ट्स के अंदर। ये फिर चले गए डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में ऑर्डर चैलेंज करने के लिए। तो वाइफ की आपत्ति सबसे पहले ये आई थी कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, तो वहां पर कोर्ट ने बिंदु तय कर दिया चूंकि ये ट्रांसफर पिटीशन यहाँ पर अलाउ हुई थी, ये मैटर यूपी से दिल्ली में आ गया, जिस कारण दिल्ली की सक्षम कोर्ट में ये चैलेंज कर सकते हैं ये पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कई पॉइंट जो है देखने थे कोर्ट को, बट जो स्टोरी थी वाइफ की वो काफी कॉम्प्लेक्स थी। यहाँ पर वाइफ का ये कहना है कि मेरा हस्बैंड जो है उसके अवैध संबंध है, आरोप नंबर 1, बट ये आरोप है विदाउट सब्सटेंस। दूसरी बात, मेरा हस्बैंड जो है मुझे मारता पीटता है, फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता है, बट देयर इज नो सब्सटेंस। तीसरी बात, मेरे बच्चे पढ़ रही है, उसका कोई भी खर्चा जो है मेरा पति नहीं दे रहा है, मींस ये नया वाला पति। ये भी इन्होंने सब्सटेंस जो है रेस किया अपोनेंट ने। और इसके अलावा इनका कहना यह है कि जो अबॉर्शन का डिसीजन है वो म्यूचुअल लिया गया था क्योंकि हम बच्चा नहीं चाहते थे। इनका कहना है कि मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ, मैं दर्द के ठोकर खा रही हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अल्टीमेटली मेरी लाइफ जो है बर्बाद कर दी गई है और मुझे जो है हैरेस किया जा रहा है। और हस्बैंड का क्लेम भी यही था कि मुझको भी जो है ये लोग फिजिकली और मेंटली हैरेस करते हैं, मेरी वाइफ मुझे फिजिकली अब्यूज करती है, मुझे ट्रॉमा कॉज करती है, घर वाले जो है धमकी देते हैं और अल्टीमेटली मुझको जो है हैरेस किया जाता है। बट ये सारे पॉइंट जो है जनरल पॉइंट्स है। ऐसे मटेरियल पॉइंट्स यहाँ पर रेज हुए जो अब तक रेज नहीं हुए थे, वो क्या थे उनको आप समझिएगा। इनका पहला पॉइंट ये है कि जो ऑर्डर पास हुआ है बाय द कंसर्न कोर्ट, ये ऑर्डर जो है टोटली इम्प्यून है क्योंकि कई मटेरियल एस्पेक्ट्स को जो है वो नहीं देखा गया। इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप मेंटेनेंस के ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हो तो वहां पर क्रक्स ये आना चाहिए कि जो मेंटेनेंस है वो गलत क्यों है। मेंटेनेंस गलत होने के कई कारण हो सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर रेज हुए वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका कहना यह है कि मेरी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी है, वो एक प्रोफेशनल है, उसके पास डिग्री है, ऑलरेडी वो जॉब कर रही है, पर उसने इस फैक्ट को जो है छुपा लिया है, तो इसको उसने नाम दिया कंसीलमेंट ऑफ जॉब स्टेटस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक काम ये करा करो कि जब भी आपकी वाइफ अकाउंट स्टेटमेंट पेश करती है उसको स्क्रूटनाइज करा करो। उसमें अगर कोई भी पैसा आ रहा है, चाहे बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट भी हो,
चाहे बाय द वे ऑफ अदर सोर्स भी हो, ये सारा का सारा पैसा जो है इनकम के हेड में आएगा, क्योंकि जो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, ये कई बार बहाना बना लेती है, तो उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होता है कि उन्होंने मदद के लिए पैसा दिया है, तो वहां पर सेंट्री, डेटर और क्रेडिटर जो है वो क्रिएट करने होते हैं। अगर वो क्रिएट नहीं है तो ये अजम्पशन है कि आपने जो ट्रांसफर किया है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इस बात को जो है विशेष ध्यान रखें, और जिन लोगों के जरिए पैसा आया है उनके नाम पते पूरे पूछें, उनको लीगल नोटिस सर्व करें आप कि आपने जो है पैसा दिया वो किस पेटे दिया है। अगर ये हेल्प है तो स्पष्ट कर दें, और रेवेन्यू रिसिप्ट है तो स्पष्ट कर दें। इसका नेचर क्या है वो आपको स्पष्ट कराना है। अगर वो लोग कोर्ट में नहीं आते हैं और आपके नोटिस के बावजूद भी वो नेचर स्पष्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर एडवर्स प्रिजम्पशन की स्थितियां जो है कोर्ट के पास में रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना यह था हस्बैंड का कि रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका डेट है 4/11/2020, उसके लाइट में डिक्लेरेशन ऑफ असेस्ट का जो एक एफिडेविट है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइफ जो है ऑलरेडी लमसम मेंटेनेंस जो है ले चुकी है, खुद के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, लगभग 40 लाख रुपए। तो जो उसका नेचुरल फादर है उस बच्ची का, जब उसकी व्यवस्था वो कर चुका है, तो मैं ना तो उसका स्टेप फादर हूं, ना इसका अडॉप्टिव फादर हूं, और ना ही मैंने किसी भी रूप में इस बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं किसी भी रूप में इसको मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं हूं। उनका यह भी कहना है कि जो फैक्ट्स रखे गए उसे ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं करे, ऑर्डर जो है पास कर दिया इन लिमिने और जल्दबाजी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ऑर्डर को अपोज किया रेस्पोंडेंट ने, वही सारी बात है कि साहब ये ऑर्डर ठीक है और इस अपील को जो है वो रिजेक्ट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो लेकर आए केस ऑफ इनकम डिस्पेरेंसी। उनका कहना ये कि हस्बैंड जो है वो 10 लाख कमाता है और वाइफ जो है भले कम कमाती है, बट उसके बावजूद भी जो ये अमाउंट दिया गया है जस्टिफाइड है। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स का, सर्कमस्टेंसेस का अवलोकन किया और कोर्ट ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन नंबर 1 कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है ये मैंडेटरी है। अगर ये एफिडेविट नहीं देंगे तो किसी भी रूप में कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इसको रिमांड बैक किया और डायरेक्शंस दिए कि कोर्ट जो है पार्टीज को डायरेक्ट करें कि कम से कम वो अपना एक प्रॉपर एफिडेविट रजनीश वर्सेस नेहा की लाइट में जो है वो फाइल करें। दूसरी बात, जो ये ग्रीवेंसेस रेज किए गए इन्हें कंसिडर नहीं किया गया, ये भी कोर्ट ने जो है हेल्ड कर दिया। तीसरी बात, कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए ट्रायल कोर्ट को, ये जो इशू है मेंटेनेंस का इसको डिसाइड करें अफ्रेश। पर यहाँ पर एक गलती जो हुई हस्बैंड से, सुप्रीम कोर्ट वाली, वो क्या थी, उस लाइन को पहले पढ़ता हूं मैं, उससे काफी हद तक जो है क्लियर हो जाएगा आपको। In the meanwhile, the court is of opinion that the respondent cannot be denied payment of maintenance, and this amount has been decided keeping in mind that the learned Sessions Court in the present case had fixed the amount for the respondent, and also the apex court had directed the petitioner to pay the same amount to the respondent during the pendency of transfer petitions. ये जो ये अमाउंट था वो पे करना है। ओके, हस्बैंड ने जो है मूव करी ट्रांसफर पिटीशन, जिस कारण से भी ये अमाउंट जो है देना न्याय उचित है। तो कहने की बात ये कि जब भी आप कोई पिटीशंस को मूव कर रहे हैं, नेवर मेक एनी एडमिशंस। और अगर कोर्ट भी कोई ऑर्डर कर रहा है तो वहां पर अपने पास एक स्कोप बनता है चैलेंज करने का। तो खैर ये ऑर्डर जो है बहुत जस्टिफाइड जो है दिखाई देता है, क्योंकि इस ऑर्डर को पढ़ने से 4 बातें जो है बहुत क्लियर होती है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो बच्ची का मेंटेनेंस है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है टिल डिस्पोजल ऑफ द अपील जो है हटा दिया, नंबर 1। नंबर 2, 45,000 से देना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन आपको अमाउंट देना है। तो ये फैक्ट भी देखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि रजनी से नेहा का जो एफिडेविट है ये इंपेरेटिव है। और चौथी बात, वाइफ की जॉब, उसका प्रीवियस इनकम स्टेटस, उसकी असेस्ट, और इसके अलावा उसकी अगर प्रीवियस मैरिज है और उसको लमसम वहां से मिला है, तो ये सब एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि कोर्ट जो है इनको एक्नॉलेज करते हुए और इस स्टेटस को देखते हुए मेंटेनेंस को जो है तय करें, जैसे इस केस में कोर्ट ने कहा। तो कहने की बात ये कि आप कुछ बातों को जो है विशेष ध्यान रखें, जो आपको मैं जो है नोट कराना चाहता हूं। सबसे पहले बात, अगर वाइफ जो है अपने भाई को या उस परिवार को कुछ प्रॉपर्टी रेलिंक्विश करके आ रही है या उनके हक में रिलीज डीड कर रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाइफ अपनी सोर्स ऑफ असेट्स को जो है रिमूव कर रही है और उसको मोर सिक्योर करके हस्बैंड पे एक लायबिलिटी जो है क्रिएट कर रही है। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जहां पर शादी के बाद वाइफ ने एक रिलीज डीड लिखी और जो प्रॉपर्टी में शेयर था वो अपने भाई के नाम कर दिया। तो किसी भी रूप में आप ये हमेशा ही ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई एक्ट वाइफ ने किया है तो वहां पर आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल है, रिलेवेंट है एज पर सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरी बात, वाइफ का जॉब प्रोफाइल क्या था, कि पहले वो जॉब कर रही थी या नहीं कर रही थी। देखो भाई, आज के टाइम पे जो है हमको अलर्ट होना पड़ेगा। तो जब भी आप शादी करने जा रहे हैं या शादी के लिए आपकी बात चल रही है, तो वाइफ का प्रॉपर इनकम स्टेटस क्या है इसको भी जान लें, कि अगर वो प्रीवियस जॉब कर रही है तो वो कहाँ कर रही थी और उसने कहाँ कहाँ काम किया, उसका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, इस बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो है पास में रखें। अगर आप नहीं रखेंगे, बाद में वो केस कर देगी, तो आप जल्दबाजी में डिटेल्स को जो है वो नहीं जुटा पाएंगे। तीसरी बात ये है
कि जब भी वाइफ जो है जॉब करती है या जॉब को ज्वाइन करती है तो एक होता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है हमेशा अपने पास में रखें। ये एक बेसिक प्रूफ रहता है कि कल को डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया तो वो तो ये शो कर देगी कि मैंने आज तक कुछ अर्न नहीं करा है। तो आपके पास वहां एक स्टैंड रहेगा कि जब ये प्रीवियसली काम कर चुकी है तो इस सिनेरियो में ये अजम्पशन है कि अभी भी काम कर रही है। लंबा अलग रहने के बाद में ये पिटिशन जो है दाखिल की गई है, तो वहां पर एक अजम्पशन है कि वाइफ एक बेटर पोजीशन में है, क्योंकि वो इनकम कैश में ले रही है तो उसने बेसिक सोर्स ऑफ इनकम को जो है वो कंसील कर रखा है ताकि वो एक अनड्यू बेनिफिट जो है वो कोर्ट से उठा सके। साथियों, एक आखिरी बात आपको समझाना चाहता हूं कि अक्सर इन मामलों वाइफ जो है लिखती है कि मैं अपने पापा पर डिपेंड हूं या अपने मम्मा पर डिपेंड हूं या अपने भाई पर डिपेंड हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो डिपेंडेंट है तो उनकी इनकम को वो कंज्यूम कर रही है। अब मान लीजिए फादर की इनकम है मान लीजिए 50,000 रुपए, तो वहां पर खुद के खर्चे भी हैं, वो अपनी वाइफ को मेंटेन भी कर रहे हैं और अपने बच्चे पे भी मेंटेनेंस दे रहे हैं 20-25,000 रुपए। तो पॉइंट इज दैट कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बेसिकली एक नेचर है लैंडिंग का। तो उस सिनेरियो में उनको अपने रिटर्न में शो करना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा अपनी बेटी को उधार दिया, लैंड किया और उससे सब्सिक्वेंटली जो है वापस ले लूंगा। अगर उनके रिटर्न में ऐसा नहीं है, उनके खर्चों में ये एंट्रीज नहीं है, तो वहां पर एक स्थिति स्पष्ट है कि लड़की कमा रही है और हिडन सोर्स से वो कमा रही है और उसने अपनी लाइबिलिटी को अपने पिता के कंधों में जो है मार दिया ताकि डबल बेनिफिट जो है वो ले सके। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स इवेजन। तो कहने की बात ये कि ऐसे कई जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट के कि जहां पर ये स्पष्ट है कि अगर वाइफ टैक्स इवेजन कर रही है या उनके घर वाले इसमें इन्वॉल्व हैं तो वहां पर आप ज्ञापन दीजिए अथॉरिटीज को, कार्रवाई की मांग कीजिए, लगातार आरटीए लगाइए। वो कार्रवाई नहीं करते हैं, सीधा जाइए हाई कोर्ट में रिट्स के अंदर और वहां पर डायरेक्शन जो है लीजिए। जवाब देना जो है भारी पड़ जाएगा आपकी वाइफ को, उनके घर वालों को और कंसर्न डिपार्टमेंट को कि डिस्पाइट ऑफ नॉलेज, क्योंकि अक्सर शादी के बाद या शादी के समय ऐसा लिखा रहता है कि हमने लाखों रुपए जो है खर्च कर दिए। जो लोग खुद गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वो इतना रुपया लाते हैं कहां से? तो कहने की बात यह कि आप थोड़ा जग जाएंगे, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपके लिए जो है बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।